हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले लेक्चर में हमने निरक्षीय स्थिति में समझाया था और उसके पिछले लेक्चर में अक्षीय स्थिति में समझाया था। और आज किसी भी स्थिति में, यानी कहीं पर भी बिंदु दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो हमें निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये धुआं परेशान तो नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा होगा। ठीक है, कैमरा को कभी कभी परेशान कर देता है, एकदम धुंधला कर देता है। चलो, तो ये हो गया। तो यानी कि आज हमारा हेडिंग होगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लगातार 2 लेक्चर इसके पढ़ लिए हैं और ये इसका तीसरा लेक्चर, तीसरा पार्ट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी स्थिति में। आओ समझाते, एकदम फील आ जाएगा। अगर आप लोग इसे पढ़े होंगे तो शायद तनिक भी ना समझ में आया हो, बहुत परेशान किया हो, आज सारी परेशानी दूर हो जाएगी, एकदम फील आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा सबको। सो ध्यान से समझो। थोड़ा सा डायग्राम हम बड़ा बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। मान लो कि ये हमारा -Q चार्ज है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर +Q चार्ज है। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। मान लो कि इसके बीच की दूरी, सबको पता है कि सर इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। पता है सबको? हाँ सर पता है। इसके बीच की दूरी, सर इतना दूर काहे लिख रहे हैं? समझ में आ जाएगा इतना दूर क्यों लिख रहे हैं। इसके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। ये इसका मान लो मध्य बिंदु है O। तो सबको पता है कि ये हो जाएगा L, ये कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा L। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। ये भी हो जाएगा L। चलो, इस चीज़ को हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ को हटा ही दो यहाँ से। चलो, ये पूरा लंबाई 12 है, याद रखना है हमें। ठीक है, पूरा क्या है? 12 है। अब जरा एक बात बताओ कि आपने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था? द्विध्रुव आघूर्ण समझाया होगा हमने आपको, बिल्कुल समझाया होगा। द्विध्रुव आघूर्ण यानी वेक्टर P। आपको पता होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? Q × 12, यानी आवेश, इस पर चार्ज कितना है और इसके बीच की दूरी कितनी, इसी के गुणनफल को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। और यह एक सदिश राशि है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? माइनस से प्लस की ओर। सबको बताएं हम, इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। तो यहाँ पर इस विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस की ओर, यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर P। आई बात समझ में? बिल्कुल सर आई, बिल्कुल आई। मान लो कि हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस बिंदु P पर। तो यहाँ O से इसकी दूरी हम मान लेते हैं कि R है, और मान लेते हैं कि ये द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा एंगल बना रहा है। मान लेते हैं ये द्विध्रुव आघूर्ण से कितने एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। मजा आ जाएगा, तनको दिक्कत नहीं, तनको प्रॉब्लम नहीं होगा। समझो। अब एक बात बताओ कि यदि यह हमारा वेक्टर P है, इसको अब विद्युत द्विध्रुव ना सोचो, अब द्विध्रुव आघूर्ण सोचो कि ये वेक्टर है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का वेक्टर है। तो मान लो कोई भी वेक्टर है, यहाँ पर वेक्टर P। क्या हम इसको कह सकते हैं कि इसके 2 कंपोनेंट होंगे? हाँ सर, पिछले लेक्चर में हमने समझा था। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज़ मेरे भाई पिछला लेक्चर जाकर देख कर आओ, तो इस लेक्चर का मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा सबको। ठीक है, ये वेक्टर P हो गया। मान लो क्या ये वेक्टर P ही है, और यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं? मान सकते हैं। मान लो कि एक इसका कंपोनेंट जो है इधर x वाले में, याद है ना सबको? इस तरह से यहाँ कोई वेक्टर है तो एक कंपोनेंट ये वाला होता है थीटा वाला। जैसे ये मान लो कि P है तो इसका क्या हो जाएगा? P cos थीटा, थीटा की तरफ का P cos थीटा, और थीटा की दूसरी तरफ का P sin थीटा। पिछले लेक्चर में हमने इसको अच्छे से समझाया था। सो प्लीज़ यार, कितनी बार प्लीज़ बोलोगे? अरे भाई जाकर देख लो। देखो, तो ये इसका एक कंपोनेंट कौन हो जाएगा? इस तरह से एक कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर P है, इसका एक कंपोनेंट ऐसे घुमा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ज़रा चेक करो। हाँ सर, ऐसे हो जाएगा, यानी एक कंपोनेंट ये हो गया। थोड़ा डॉट कर दो,
अरे भाई इधर वाला हिस्सा ऐसे ऐसे घूम गया ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा यानी ये वाला जो घटक होगा वो कितना होगा, वेक्टर p cos थीटा। सब दिख रहा है सबको। और अब एक इस तरफ का होगा, ये अगर x का है तो ये y का होगा। बात समझ में आ रहा? हाँ सर आ रहा है। तो एक जो होगा इसका दूसरा कंपोनेंट इस तरफ का हो जाएगा, वेक्टर p sin थीटा। बात आई समझ में? बिल्कुल आई सर, बिल्कुल आई। थीटा की तरफ का हम कंपोनेंट ले लिए p cos थीटा और दूसरी तरफ का p sin थीटा। आपको पता है, ये पता है कि यदि हमारा वेक्टर है यानी ये हमारा रिजल्टेंट है यानी कि मेन है यह, और ये दो से मिलकर बना, एक इससे और एक इससे। जैसे ये देखो ये मेन है, ये हमारा वेक्टर है और एक किससे मिलकर बना है, एक इससे और एक इससे। तो फिर जिससे ये मिलकर बना हुआ है उन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। होता कि नहीं होता है? जब घटक ले रहे तो 90 डिग्री होगा। सो सिंपल सी बात है कि इसके यानी ये वाला जो है और ये वाला इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। चलो मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो कि हम अगर ये वाला घटक वेक्टर p cos थीटा ले लिए हैं तो इस घटक के लिए, इस वेक्टर के लिए, इस द्विध्रुव आघूर्ण के लिए ये वाला पॉइंट किस स्थिति में, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। इसको हमने दो घटक निकाल लिए, इसको हटा दो यहाँ से, इसे मिटा दो। समझो कि एक गोली मार दो इसको, ठीक है। ये हो गया p cos थीटा, ये हो गया p sin थीटा। बात आई समझ में? तो इसके लिए देखो p cos थीटा के लिए बिंदु किस स्थिति में है? सर ये तो अक्षीय स्थिति में है, उसी लाइन पर है तो अक्षीय स्थिति में हो गया। अक्षीय स्थिति में डायरेक्शन क्या होता है ये बताओ? अक्षीय स्थिति में सर डायरेक्शन होता है इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, यानी कि अक्षीय स्थिति का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, वेक्टर E। ये हो गया। अब जरा चेक करो कि ये पॉइंट इसके लिए किस पर है। यदि इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, हमने समझाया। अरे भाई कितनी बार समझा, ये वेक्टर है तो ये घटक और ये घटक, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 ना होता है। एक्स वाई के बीच का एंगल 90, हाँ सर होता है 90। तो अगर हम इसके लिए देखें, इसके लिए चेक करो, इसके लिए p sin थीटा के लिए देखें तो p sin थीटा के लिए ये बिंदु p किस स्थिति में है? सर ये तो निरक्षीय में है। ये क्या है, निरक्षीय में, एकदम बीचों बीचों से देखो लंबवत। ये किस में है, निरक्षीय स्थिति में है। ये जो है निरक्षीय स्थिति में हो गया। तो निरक्षीय स्थिति में याद करो, निरक्षीय स्थिति में याद करो क्या होगा, किस तरफ डायरेक्शन जाएगा निरक्षीय स्थिति में? याद आ रहा है सबको? हाँ सर याद है हम लोगों को, ऐसे निरक्षीय स्थिति में आपने लिया था तो इसके कारण ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसके कारण इस तरफ आया था, इसके कारण इस तरफ आया था और रिजल्टेंट इधर चला गया था, यानी जो परिणाम था इसका वो इस तरफ चला गया था। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी, आ रही है सबको? बिल्कुल आ रही होगी। तो यहाँ पर किस तरफ जाएगा, चेक करो, मिलाओ सब लोग, किस तरफ जाएगा? देखो देखो मिलाओ सब लोग, मिलाओ। ये है राइट, ये है, ये इसका प्लस वाला है, ये इसका माइनस वाला है, ठीक है। तो ये इस तरफ खींचेगा। अरे भाई लिख लो, लो माइनस, मज़ा आ जाएगा एकदम, माइनस। और ये वाला कौन है, प्लस वाला है, आ गया। तो ये यहाँ पर इसका डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इस तरफ, और ये यहाँ से इसका डायरेक्शन क्या करेगा, यहाँ से, ऐसे देखो, यहाँ से ये इस तरफ, तो ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो इस तरफ जाएगा में, हाँ सर इस तरफ जाएगा, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगा वो कुल इस प्रकार हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। हाँ 90 डिग्री के साथ होगा, बिल्कुल 90 डिग्री के साथ होगा, सोचना नहीं हम लोगों को। ये हो गया इस तरफ, थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा करते हैं, इस तरफ जाएगा, ये चला गया। फील आ रहा सबको? दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? दिक्कत नहीं? और समझा दे, ले लो समझो। ये देखो, ये निरक्षीय स्थिति में है। निरक्षीय स्थिति में पता है सबको क्या होता है? हाँ सर पता है, डायरेक्शन जो है याद रखो, ये देखो निरक्षीय स्थिति में ये माइनस है, ये प्लस है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या हो रहा था, माइनस के लिए डायरेक्शन इस तरफ हो रहा था और प्लस के लिए डायरेक्शन इस तरफ हो रहा था। तो इन दोनों को जब हमने किया था तो उसका डायरेक्शन किस तरफ आया था, इस तरफ आया था, याद है सबको? तो उसी तरह से ये माइनस जो है अपनी तरफ करेगा, ये प्लस जो इस तरफ करेगा, तो मेन जो है ऐसे हो जाएगा। एंगल दोनों के बीच कितना होगा, 90। क्यों? यहाँ पर
इस वाले के, देखो इस वाले के और इस वाले के, इस वाले के और इस वाले के बीच का एंगल कितना है 90, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा वेक्टर ई। लेकिन सर दोनों ई कैसे होगा? हाँ बिल्कुल सही, दोनों ई कैसे होगा भाई? तो मान के चलो कि ये हमारा कौन सा स्थिति है, ये कौन सा स्थिति है, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय को मान लो E1 और निरक्षीय के मान लो E2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। फील आया सबको? हाँ सर आया। मज़ा आया सबको? सर थोड़ा सा आया, आएगा आएगा, पूरा आएगा, पूरा आएगा भाई, पूरा आएगा। अब ज़रा याद करो, थोड़ा सा याद करवा देते हैं। अक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो कितना आया था? K इंटू 2P बट्टा RQ, सॉरी RQ। याद है सबको? हाँ सर याद है। और निरक्षीय स्थिति में याद करो क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड आया था K इंटू P बट्टा RQ। आया था यह? बिल्कुल आया था, बिल्कुल आया था। ठीक, ध्यान लगाओगे आप लोग, एकदम ध्यान लगाओगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट हमने विभाजित कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो अक्षीय वाला है, यानी कि इसके अक्षीय स्थिति का जो कंपोनेंट आया है और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है? E1 है। लिखेंगे वेक्टर P cos थीटा, अक्षीय वाला है, वेक्टर P cos थीटा के लिए, वेक्टर P cos थीटा के लिए, ये बिंदु P है, मिटा दिएगा P के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब मान लेंगे। ठीक है, E1, इसको हमने क्या मान लिया? E1। तो ये अक्षीय स्थिति में है, तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है? अक्षीय स्थिति में होता है K इंटू 2P, तो 2P। लेकिन जरा चेक करो, P तो ये ना है, पर इसमें P नहीं है, वो तो वेक्टर P cos थीटा है, तो हो जाएगा P cos थीटा बट्टा RQ। दूरी तो उतना ही है, तो हो गया RQ। बात आई समझ में? बोलो बात आई समझ में? समीकरण 1 तथा वेक्टर P sin थीटा के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, उसको हमने क्या माना है? E2 मान लिया। तो क्या हो जाएगा? निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा। देखो इसके लिए किस स्थिति में है? निरक्षीय स्थिति में है। और आपको याद होगा निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? निरक्षीय स्थिति में होता है KP RQ। लेकिन यहाँ पर जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है वो P नहीं है, P sin थीटा है, तो हो जाएगा KP sin थीटा बट्टा RQ। ये हो गया समीकरण 2। अब जरा चेक करो, ये तो हमारे पास दो हो गए, ये E1 और ये E2। तो हमारा टोटल इस बिंदु पर टोटल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इन दोनों का परिणाम होगा वो, यानी दोनों को जोड़ने पर आएगा। अब दो सदिशों का योगफल क्या होता है, आप लोगों को हमने शायद बताया हो, आप लोग 11th में पढ़े हो, हमने नहीं बताया हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ समझते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई वेक्टर A है, वेक्टर A है, ठीक है, और मान लो कि ये कोई वेक्टर B है। मान लो इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। और हमें पता करना है कि दोनों के कारण जो हमारा परिणामी वेक्टर होगा, यानी कि दोनों का योगफल जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर होगा रूट अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये होता है, कहीं पर आप लोग नोट कर लेना।
दो सदिशों के योगफल का सूत्र होता है रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा दोनों सदिशों के बीच का एंगल है और ए बी दोनों सदिशों के परिणाम है। बात आई समझ में? हाँ सर आया। चलो तो अब हमें यहाँ पर टोटल यानी बिंदु P पर कुल अगर हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए तो लिख सकते हैं, इसलिए P पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, बराबर E कितना है भाई, ये हो जाएगा। बात आ रही समझ में? लेकिन जरा चेक करो कि हमारा दोनों का सदिशों का योगफल डायरेक्टली थोड़े जुटेगा, दोनों के सदिशों का योगफल डायरेक्टली नहीं, इस सूत्र पर जुटेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 लिखना बिल्कुल ही क्या होगा, गलत होगा, बिल्कुल ही गलत होगा। तो क्या लिखोगे, बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा रूट अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। बात आई समझ में? डायरेक्टली सदिश थोड़े जुड़ते हैं, डायरेक्टली सदिश नहीं जुड़ते हैं, सदिश के योगफल का सूत्र ये है। आया बात समझ में? चलो तो E बराबर हो जाएगा रूट अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर आया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो मजा आएगा सबको। E1 जरा चेक करो कितना भाई, ये है टोटल E1। तो क्या लिख सकते हैं हम, K इंटू 2P कॉस थीटा बट्टा RQ। आ रही बात समझ में? का द होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस E2 कितना है जरा चेक करो सब लोग। सर ये है K इंटू P साइन थीटा बट्टा RQ का द होल स्क्वायर। अब प्लस E1 इंटू E2, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग, हम मिटाएं इसको। ले लो भाई, ले लिया सब लोग, चलो मिटाते हैं इसको, ये थोड़ा बड़ा जा रहा है। चलो ये हो गया। ये कौन सा रूट है सर? अरे भाई चलो जैसा भी है बढ़िया है। E1 ये है, E1 ये है K इंटू 2P कॉस थीटा बट्टा RQ इंटू E2 ये है K इंटू P साइन थीटा बट्टा RQ इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री, 90 डिग्री। बात आई समझ में? बिल्कुल है। ये बड़ा सा रूट कहाँ अब लिख दें हम, कहाँ लिख दे? चलो भाई यहीं पे जगह घेर के लिख देते हैं। यह हो गया, आओ समझते हैं। अब ज़रा चेक करो कि कॉस 90 का मान कितना होता है। सर 0 होता है, तो ये तो टोटल 0 हो गया। और इन दोनों में क्या कॉमन है ज़रा चेक करो, क्योंकि जो कॉमन है उसका स्क्वायर हम मतलब दोनों में से निकाल सकते हैं। तो जो कॉमन है निकाल लो। बिल्कुल सर दोनों में से निकाल सकते हैं। फील आ रहा है सबको? फील आ रहा है इस बात का? बिल्कुल आ रहा होगा सबको। यानी कि यहाँ से जो कॉमन है, और भाई सब पर स्क्वायर है ना, तो कॉमन कर लो जो चीज़ें कॉमन दिख रही है आप लोगों को। तो कॉमन क्या है, रूट अंदर, अभी रूट में ही रहने दो, रूट अंदर K दोनों में है, P दोनों में है और RQ दोनों में है। क्या हम इसको द होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर, जब स्क्वायर पर है तो इसको बाहर निकाल के हम दोनों में से लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास इधर क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा का द होल स्क्वायर प्लस यहाँ ये बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, साइन थीटा का द होल स्क्वायर। चलो बात आई समझ में? किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ? पूरा विस्तार से समझा रहे हैं हम। के दोनों में कॉमन है तो के कॉमन हो गया, पी दोनों में कॉमन है तो पी कॉमन हो गया, आर क्यू दोनों में कॉमन है तो आर क्यू कॉमन हो गया। दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों पे स्क्वायर रूट को काट देगा, बाहर आ जाएगा। हाँ सर बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा के इंटू पी आर क्यू रूट अंदर, दो दूने के 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? साइन स्क्वायर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हाँ सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। तो चेंज कर लो भाई, कहाँ कर लिया जाए? एक लाइन और नीचे चल ले हम। चलो, कितना हो जाएगा? हो जाएगा k इंटू पी आर क्यू रूट अंदर, दिख रहा है सबको? चलो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? यहीं पे निकाल लो, k इंटू पी आर क्यू रूट अंदर। बताओ हमको, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी वेरी सॉरी। चलो, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 बच जाएंगे और प्लस में 1 बच रहा है तो हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बात आई समझ में? ये हो गया मान हमारा। यानी अंतिम में हम कहें तो ये लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं कि E बराबर k इंटू पी आर क्यू रूट अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये मिलेगा हमको, देखो मिल गया, k इंटू पी आर क्यू रूट अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। फेल आया सबको? क्या खेल खेला हमने? एक छोटा सा खेल खेला ये ज्ञात करने के लिए कि हमने इस वेक्टर का, ये जो हमारा वेक्टर था, अरे इसको विद्युत द्विध्रुव छोड़ो, द्विध्रुवागुण समझो। ये द्विध्रुवागुण इसका जो था उसको हमने 2 कंपोनेंट विभाजित कर दिया, एक इसको कॉस थीटा और एक इसके साइन थीटा। याद आ रहा सबको? पिछले लेक्चर में समझा था, पिछले लेक्चर देखेंगे तो पूरा फील आया होगा। तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? यहाँ से ये कहानी आई है और अंतिम में ये लिख दिया हमने। चलो, तो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, मज़ा आ गया होगा सबको।